Welcome students. Our today's topic is mechanism of respiration. Students, हम आज की क्लास में समझने चल रहे हैं कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। आपको कहीं भी ये मैकेनिज्म शब्द दिखे तो आपको समझ जाना है कैसे। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था कि डाइजेस्ट होने के बाद स्टार्च से ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज से एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस थी उसे अपन क्या बोल रहे थे, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन क्या है तो आप बता सकते हैं इजीली। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेस्पिरेशन इज़ अ कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, जिसमें केमिकल एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये कैसे कन्वर्जन होता है इस बात को हम समझेंगे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है जहाँ पर हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस की बात की थी, प्लीज़ उसे देख लें, देन आप इस वीडियो पर आएँ। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को। यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्लूकोज इज़ ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी सेल्स, मतलब सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिससे रिलीज़ हो रही है एनर्जी। ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ होगी स्टूडेंट्स? एटीपी के फॉर्म में। अगर हम आपसे पूछें कि ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या है तो आप बता पाएंगे ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। इसका केमिकल फार्मूला है C6H12O6। क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया किसमें? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड क्या है भी आगे की वीडियो में आप समझेंगे, CH3COCOOH। क्लियर? तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या सीखा कि ग्लूकोज कन्वर्ट किया गया पायरुविक एसिड में और जिससे कि क्या प्रोड्यूस हुई? एनर्जी। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ पर हो रही है स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। कहाँ पर हो रही है स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। इसे इस तरीके से आप समझ लें एक बार। देखिए, देयर इज़ अ ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड। स्टूडेंट, मोटी मोटी बात आप समझ लो कि ग्लूकोज को हम पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ से एनर्जी मिल जाए। जो एनर्जी, जैसे हमें कुछ भी चीज़ परचेज़ करनी होती है तो हमारी जो करेंसी है वो रुपए हैं, पैसे के फॉर्म में है। सेम उसी तरीके से जैसे आपको सब्जी लेनी हो, पेट्रोल लेना हो तो आप हमेशा क्या देते हैं? उसे पैसे देते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में अगर हमें कोई भी प्रोसेस करवानी है या फिर हमें एनर्जी देनी है, पैसे देने हैं, तो वो किस फॉर्म में दिए जाएंगे? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टूडेंट? एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल करेंसी। स्टूडेंट, इस पॉइंट को नोट करें, एटीपी इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल करेंसी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये जो एटीपी है ये कहाँ से बनेगी, हमें कहाँ से मिलेगी? ये हमें तब मिलेगी जब हम ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर पाएँ। कहने का मतलब गॉड ने हर चीज़ के रूल बनाए हैं ना। जैसे आप कभी भी देखो, आपके फादर इंडस्ट्री या कंपनी में जाते हैं, वहाँ वर्क करते हैं, देन उन्हें पैसा मिलता है। ठीक सिमिलरली ग्लूकोज को जब हम पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करती हैं हमारी सेल्स तो उन्हें क्या मिलता है? एटीपी। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस क्यों हो रही है, अब बात आई कि सर ये ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो ध्यान से समझें। ग्लाइकोलिसिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। देख पा रहे हैं, ग्लाइको एंड लिसिस। ग्लाइको मीन्स स्टूडेंट ग्लूकोज, लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन। मतलब कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, जिस प्रोसेस से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस हमारी सेल के अंदर हो रही है। कहाँ पर हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर हो रही है ये प्रोसेस स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म में। तो आपसे पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो आप बता पाएंगे इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। तो सिमिलरली आपने समझा कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड का केमिकल फार्मूला है CH3COCOOH। काउंट करके आप बताओ कि पायरुविक एसिड में कितने कार्बन हैं? जी हाँ, CH3 में 1 कार्बन, CO यहाँ पर दिख रहा है, देन COOH है। तो ऑब्वियसली कितने कार्बन हैं यहाँ पर? देयर इज़ 1, 2 एंड 3। तो आपको याद रखना है कि एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, C6 लिखा हुआ है,
इट मीन्स देयर इज 6 कार्बन इन द ग्लूकोज। पायरुविक एसिड में आप देखें तो आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन्स दिख रहे हैं। तो सिंपली ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड। तो जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होना है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पर ध्यान से समझें, आपसे पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस से में कितने एटीपी लगते हैं। ध्यान से समझें, कितने लगते हैं, कहने का मतलब कितने कंज्यूम होते हैं। देखिए इसे इस एरो से हमने डिनोट किया, मतलब ग्लाइकोलिसिस जब हो रही थी, ग्लूकोज को जब हम पायरुविक एसिड में ब्रेक कर रहे थे तो ब्रेक करने में हमने कुछ एनर्जी लगाई थी। वो एनर्जी कितनी थी, वो एटीपी कितने थे? 2 एटीपी थे। कितने एटीपी थे स्टूडेंट्स? 2 एटीपी थे। तो ऑब्वियसली जब इस ग्लूकोज मालिक्यूल को फर्दर हमने ब्रेक किया पायरुविक एसिड में, तो हमें कितने एटीपी लगाने हुए? 2 एटीपी। लेकिन हमें मिले कितने? 4 एटीपी एंड 2 NADH2+। रिमेंबर, जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड हम बनाते हैं तो हमें ग्लूकोज को ब्रेक करना होता है। ग्लूकोज को ब्रेक करने में कितने एटीपी लगे? 2 एटीपी, और मिले कितने? 4 एटीपी। ये उसी तरीके से जैसे किसी चीज़ को आप जब कोई भी शॉप खोलते हो तो वहाँ पर शुरुआत में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, दुकान में अपने सामान को खरीदते हो, लगेज लेके आते हो, जो भी शॉप होती है जिस चीज़ की आपकी, सपोज़ आप कोई जनरल स्टोर खोल रहे हो तो पहले आप क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेम फिनोमेनन, देन उससे आपको एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर देखें, शुरुआत में सेल्स को ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाने में 2 एटीपी खुद से लगाने पड़े, फिर उसे मिले कितने हैं स्टूडेंट्स? 4 एटीपी, और यहाँ पर दिया हुआ है 2 NADH2। तो आप नोट कर लें, हायर क्लासेस में आप यूज़ करेंगे इस इंफॉर्मेशन का। 1 NADH2 इज़ इक्वल टू 3 एटीपी। मतलब कहने का यहाँ पर नेट गेन की अगर हम बात करें तो एक NADH2 किसके बराबर है? 3 एटीपी के। तो 2 किसके बराबर हो जाएंगे? 6 के। तो ऑब्वियसली 6 + 4 करें तो हमको ये क्या मिलेंगे? 8 एटीपी। आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ पर जब ये 1 NADH2 इज़ इक्वल टू 3 एटीपी है तो आपने NADH2 क्यों लिखा? स्टूडेंट, NADH2 कहने का मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये NADH2 हमने यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है, एक्चुअली ये एक केमिकल ही तो है। ये 2 NADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये NADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है क्रेब्स साइकिल, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, उस क्रेब्स साइकिल में ये NADH2+ मॉलिक्यूल जाते हैं और फिर वहाँ से फर्दर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि ग्लूकोज से क्या बना? पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हम शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें कितने एटीपी लगाने होते हैं? 2, और कितने एटीपी हमें मिलते हैं? 4 एटीपी एंड 2 NADH2+। और अगर हम टोटल एटीपी की बात करें तो 4+ यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो कितने मिलेंगे? 10। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी फेनोमेनन को आइए हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने लिखा, ये जो एटीपी हमें मिली, इस एटीपी का आप करोगे क्या? तो सिंपली आप देखें, दीज एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड इन द सेल मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, आपके मन में आ रहा होगा सर ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या हैं या फिर कैसे हैं? तो ध्यान से समझें। मेटाबॉलिक का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। पढ़ा है आप लोगों ने? किसी भी चीज़ को तोड़ना है या बनाना है, ब्रेक करना है या उसकी सिंथेसिस करनी है, उसमें इन्वॉल्व होती है ये हमारी एटीपी। जो सेल में एटीपी मिली है, इस एटीपी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? सिंथेसिस कर सकते हैं। सिंथेसिस कहने का मतलब किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। किस चीज़ का निर्माण कर सकते हैं? अब मैं आपसे कहूँ, आपकी सेल्स में क्या प्रोटीन बनती हैं? आप कहोगे यस सर बनती हैं। तो जब प्रोटीन बनेगी उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलेंगे, आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। लेकिन ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसमें एटीपी लगाओगे ना, तो जी हाँ, तो जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है या फिर आरएनए का फॉर्मेशन है या डीएनए का फॉर्मेशन है या फिर इवन किसी भी तरीके की सिंथेसिस हो रही है, तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना होगा स्टूडेंट्स? एटीपी। तो हम यूज़ कर सकते हैं। बात आई सेल डिवीज़न की। सर ये सेल डिवीज़न क्या है?
सेल डिवीज़न का मतलब है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या है? एक सेल से हूबहू उसी तरीके की दूसरी सेल्स का बन जाना। तो बात समझ में आ गई कि सर सेल डिवीज़न एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक सेल से कई सारी सेल्स बन जाती हैं। सेल डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस इन विच वेरियस सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज़ कॉल्ड सेल डिवीज़न। तो सर ये जो सेल डिवीज़न है ये माइटोसिस और मियोसिस है, दो टाइप के होते हैं। लेकिन ये जो सेल डिवीज़न हो रहा है इसमें भी तो हमें एटीपी चाहिए। जी हाँ चाहिए। कैसे? समझिए आप, सेल डिवीज़न क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक जो छोटा बच्चा है, जैसे ही न्यूली बॉर्न बेबी है उसमें सेल्स का नंबर काफ़ी कम है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होगी, उसका बॉडी साइज बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए, जब बॉडी साइज बढ़ेगा तो उसमें सेल का नंबर भी बढ़ेगा? या फिर यूँ समझें, एक स्मॉल बेबी है और एक आप हैं, दोनों में सेल्स का नंबर किस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली आप में होगा, बिकॉज योर बॉडी इज़ साइज इज़ लार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सेल बॉडी का साइज बढ़ाना होगा तो भी हमें सेल डिवीज़न करना होगा। तो आप समझ पा रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सेल डिवीज़न हो रहा है, वहाँ पर भी एटीपी चाहिए। यहाँ पर दिया है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, सपोज़ अब आपको मैं इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँ। आपने सुना होगा आपकी जो आईलिड्स हैं, आपकी जो पलकें हैं, ये ऊपर और नीचे होती हैं। सुना क्या है, आपने महसूस भी किया है। आपने सुना होगा कि डेथ होने के बाद, जब इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो ये जो आपकी आईलिड्स हैं ये नीचे नहीं आती हैं। अब आपके मन में आएगा सर तुरंत तो आ जाती हैं बट थोड़े टाइम के बाद नहीं आती हैं, वो खुली की खुली रहती हैं, वो ओपन ही रहती हैं। क्यों रहती हैं? बिकॉज इन दैट टाइम इन आवर बॉडी एटीपी इज़ नॉट प्रेजेंट। सिंपली आपने क्या सीखा कि जब पर्सन की डेथ हो चुकी है उस टाइम पे आईलिड्स पलकें नीचे इसलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि बॉडी में एटीपी नहीं है। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कि जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है ये हमारी मसल्स में, हमारी हैंड्स के साथ साथ जो हमारी पलकों का ऊपर या नीचे आना है, इवन जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, वहाँ पर भी एटीपी का रोल है, वहाँ पर भी एटीपी का कंट्रीब्यूशन है। जब कभी भी आप देखें, आप अच्छा फील नहीं करते हैं, आप में अच्छे इमोशंस नहीं होते हैं, अच्छी फीलिंग्स नहीं होती हैं, इन दैट टाइम यू हैव अ लो लेवल ऑफ एनर्जी। अगर जैसे ही आप सो करके उठते हो आप फ्रेश महसूस करते हो, आप में एनर्जेटिक महसूस करते हो, बिकॉज द लेवल ऑफ एटीपी इज़ हाई। तो आप समझ पा रहे हैं कि इवन पलकों का जो मूवमेंट है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, वहाँ पर भी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है सर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब है स्टूडेंट्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब सांद्रता के प्रतिकूल। कहने का मतलब जब कभी भी हम किसी चीज़ को लोअर से हायर की तरफ लेकर के जाएंगे तो ऑब्वियसली हायर टू लोअर लाना है तो कोई एनर्जी नहीं लगानी है, लेकिन जब किसी चीज़ को हमें लो लेवल से हाई लेवल पे ट्रांसफ़र करना है, यानी कि यूँ कहें हम नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो वहाँ पर एनर्जी देनी होगी। तो इसलिए इसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हमें क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। तो आपने समझा कि दीज एटीपी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल मेटाबॉलिक फंक्शंस। बिना एटीपी के हम लाइफ हमारी सस्टेन नहीं कर सकती, हम जीवित नहीं रह सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए समझते हैं कि क्या क्या पाथवेज हो सकते हैं। इसके बाद हम बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ग्लूकोज क्या है और कैसे हो सकता है। ध्यान से मेरी बात को समझें, मैं एकदम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। कहने का मतलब जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, ग्लूकोज को ब्रेक करना, उसके कई सारे पाथवे हैं, कई सारे तरीके हैं। पाथवे कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे यहाँ से आपके घर जाना है, तो आपके घर जाने का के कई सारे पाथ होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि आपके घर पहुँचने का एक रास्ता सबसे नज़दीक होगा, सबसे सीधा होगा, बट इट इज़ ट्रू देयर आर सो मेनी पाथ टू गो इन योर होम। ऑब्वियस सी बात है कि आपके घर जाने के लिए कई सारे रास्ते होंगे। क्लियर है? तो वो जो कई सारे रास्ते हैं आपके घर जाने के, उन्हें हम क्या बोलेंगे? वेरियस पाथवे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? वेरियस पाथवे। तो सिमिलरली जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, यानी कि ग्लूकोज का टूटना है, उसके कई सारे पाथवे हैं, कई सारे रास्ते हैं, कई सारे
तरीके हैं, तो वह उन्हीं तरीकों को हमें समझना है वन बाय वन। तो आइए समझते हैं। तो देखें आप, ग्लूकोज वन बाय वन पहले समझ लें चीज़ों को, फिर इसके बाद में क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वी विल डिस्कस इट। हियर ग्लूकोज में स्टूडेंट्स कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। तो आपको लगा सर 6 कार्बन होते हैं, ये बात आपको कैसे पता चली? ये बात ऐसे पता चली क्योंकि ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? C6H12O6। अगर मैं आपसे इस केमिकल फार्मूले में पूछूं कि ये केमिकल फार्मूले में कितने कार्बन है, तो आप कहोगे 6। अब आप कहो सर ये केमिकल फार्मूला आपको कैसे पता चला? स्टूडेंट्स मुझे कैसे पता चला? ऑब्वियसली बुक्स के थ्रू पता चला, लेकिन अब आप कहोगे सर ये बुक्स में कैसे आया? तो स्टूडेंट्स बुक्स में इस तरीके से आया, जो साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं उन्होंने ये देखा कि किस मॉलिक्यूल से एनर्जी मिलती है, तो पता चला ये कोई केमिकल सब्सटेंस है। उस केमिकल सब्सटेंस की एनालिसिस की गई रिसर्च लेबोरेटरी में, अनुसंधान केंद्रों में, प्रयोगशालाओं में। तो वहाँ पर रिसर्च करने के बाद इसका केमिकल फार्मूला जो केमिकल साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने बताया। तो आपको ये बात बताने का मोटिव ये था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे आप कहो कि सर ये रटने वाली चीज़ है। नहीं स्टूडेंट्स, ये फार्मूला साइंटिस्टों की बहुत बड़ी मेहनत है। तो प्लीज़ एटलीस्ट आपको इतना तो याद हो ही जाना चाहिए, C6H12O6 इज़ अ केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। याद रहेगा हमेशा? एक्सलेंट। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इससे स्टूडेंट क्या बन जाता है? पायरुवेट। अब नोट कर लीजिएगा, पायरुवेट इज़ आल्सो नोन एज पायरुविक एसिड। पायरुवेट को हम और किस नाम से जानते हैं? पायरुविक एसिड के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन, और प्लस यहाँ पर मैंने एनर्जी लिखी है, ये वही एनर्जी है जो अभी हमने ऊपर देखा हुआ था थोड़ी देर पहले की क्लास में। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा था ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, कितने ATP बने? 4 ATP बने, 2 NADPH2 बने। ये एक्चुअली हैं क्या? ये ATP और NADH2 एनर्जी हैं, ये दोनों ही क्या हैं? एनर्जी हैं। और ये प्रोसेस क्या है? ग्लाइकोलिसिस है। इसी फॉर्म को मैंने क्यूमुलेट करके एक साथ रख करके यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो एज इट इज़ आपकी NCERT में दी हुई है। और यहाँ से बोर्ड में पिछली बार भी क्वेश्चंस आए हैं और इस बार भी आने की प्रोबेबिलिटी है, तो प्लीज़ अच्छे से समझें। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया। तो ग्लूकोज से जो पायरुवेट बना है, इसी पायरुवेट को हम क्या बोलते हैं? पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कार्बन कितने होते हैं? 3। एनर्जी आपने देख ली, 4 ATP एंड 2 NADH2 प्लस मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर ये लिखा हुआ है CH3COCOOH। कहने का मतलब पायरुवेट में जिस तरह से ग्लूकोज में आप बोलते थे 6 कार्बन है, सर आपको कैसे पता? क्योंकि ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या है? C6H12O6। उसी तरीके से पायरुवेट में 3 कार्बन है, ये बात हमें इसके केमिकल फार्मूले से पता चलती है। पायरुवेट का केमिकल फार्मूला क्या है? CH3COCOOH। स्टूडेंट याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, तो आपको फार्मूला अगर नहीं भी याद है तो आप प्लीज़ ये याद रखेंगे कि पायरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। तो कितने कार्बन है पायरुवेट में स्टूडेंट्स? 3 कार्बन। तो ये जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की प्रोसेस है, ये प्रोसेस का क्या नाम है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन। आप देखिए 6 कार्बन ग्लूकोज टूट गया है, ब्रेक हो गया है, किसमें? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारे इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, फिर देन फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनता है। मैं आपको ये सारे नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आप हायर क्लासेस में 11th में इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे, तो आप अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ये ग्लूकोज से पायरुवेट बनना है, यहाँ पर कई सारे वेरियस स्टेप्स हैं। और ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कैसी प्रोसेस है स्टूडेंट? एनारोबिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एनारोबिक प्रोसेस। ये एनारोबिक प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जहाँ पर ऑक्सीजन अब्सेंट हो। क्लियर है? चलिए समझते हैं। अब ये जो पायरुवेट बन गया, अब ध्यान से समझिएगा, पायरुवेट तक का जो पाथवे है वो कैसा है? सिंगल है। फिर इसके बाद में देयर आर 1, 2 एंड 3, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। मतलब कौन सी लोकेशन है, कैसी है। जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया था कि आपके घर तक जाने का रास्ते कई सारे हैं। जैसे सपोज़ हो सकता है कि मुझे यहाँ से लखपेड़ा बाग तक जाना है, तो हो सकता है यहाँ पर और कोई पाथवे ना हो, सिर्फ एक ही रास्ता हो,
ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ से लखनऊ तक जाना हो तो कई सारे ऑप्शंस हैं। एक ये है कि लखपेड़ा बाग से कुरौली होते हुए निकल जाएं। एक दूसरा ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम लखपेड़ा बाग चौराहे पर पहुँच करके फिर उधर से ही रिटर्न हो जाएं, कुरौली ना जा करके हाईवे से होते हुए जाएं। तो सिमिलरली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मैं आपको डे टू डे लाइफ से एग्जांपल दे रहा हूँ, बट हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वहाँ पर ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का जो ऑप्शन है वो ग्लाइकोलिसिस, ये कॉमन है सारे केसेस में, वो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या फिर हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। क्लियर, गुड। अब यहाँ पर देखें आप, पायरुवेट से एथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ। ये पायरुवेट से जो एथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है ये किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है? जिस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है उसका नाम क्या है स्टूडेंट? ईस्ट। ईस्ट में पायरुवेट इथेनॉल में कन्वर्ट होती है और इस फेनोमेनन को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती हैं। ये फेनोमेनन कब हो रहा है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। आपको पता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन, और यू कैन से एनारोबिक प्रोसेस। सिमिलरली जो हमारी बॉडी है, आप लोग देखा होगा जब आप काफ़ी देर तक काम करते हैं तो काम करने के बाद आपकी मसल्स में पेन होता है। तो ये पेन जो आपकी बॉडी में होता है इट इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। स्टूडेंट नोट करें, जो आपकी बॉडी फटीग महसूस करती है, फटीग इन आवर बॉडी, थकावट जो आपकी बॉडी में, टायर्डनेस आपकी बॉडी में जो महसूस होती है उसका कारण क्या है? लैक्टिक एसिड। इन्हीं लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण हमें फटीग यानी कि थकावट महसूस होती है। तो ध्यान से समझें, ये पायरुवेट इन द एब्सेंस और यू कैन से लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल्स में क्या फॉर्मेशन कर लेता है? लैक्टिक एसिड का। याद रखेंगे ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो जाती है? एनर्जी। जबकि इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल है बिकॉज यहाँ पर एक CO2 रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि ये प्रोसेस हमारी मसल्स में हो रही है, साथ साथ यही पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड में। कहने का मतलब आपने स्टार्टिंग क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी, हम इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन, और हम एक्सहेल क्या करते हैं? यानी कि एक्सपेल आउट क्या करते हैं? अपनी जो सांस हम निकालते हैं उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपके मन में आया था कि हमने लिया तो ऑक्सीजन था लेकिन निकाला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट आई कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से। कहाँ से आई है स्टूडेंट? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से फिर से ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर और एनर्जी में। एनर्जी वही हमारी ATP है। तो ये जो पायरुवेट से फुल्ली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन है, ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर से समझें आप बात को, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो आपके मन में आया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? तो आपने क्वेश्चन पूछा कभी खुद से या अपने टीचर्स से? नहीं पूछा तो पूछना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स? एनर्जी। तो ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है? बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल। किस प्रोसेस से स्टूडेंट? क्रेब्स साइकिल से, जिसे मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है बट आप नोट डाउन कर सकते हैं फॉर योर फर्दर स्टडीज़ कि पायरुवेट से जो कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर रिलीज़ हो रही है, इसकी प्रोसेस अगर ये एरोबिक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इस फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे? क्रेब्स साइकिल। अगर यहाँ पर पायरुवेट में ऑक्सीजन की एब्सेंस है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो हमारी सेल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यही पायरुवेट अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? CO2। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो फिर से कंपाइल कर लेते हैं, ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा तो जो प्रोसेस होगी उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होगी? साइटोप्लाज्म में। जबकि ये पायरुवेट से एथेनॉल भी बन सकता है, लैक्टिक एसिड भी बन सकता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। तो याद रखेंगे इथेनॉल और लैक्टिक एसिड ये जो कि फर्मेंटेशन के पार्ट्स हैं, ये हमेशा कब होंगे? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कब होंगे स्टूडेंट्स? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
हाँ, इथेनॉल का फॉर्मेशन कब होगा? इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। जब हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और एक पॉइंट आप नोट कर लें कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी हैं, जो एटीपी हैं, वो कितने आते हैं स्टूडेंट्स? 38 मालिक्यूल्स। टोटल 38 मालिक्यूल्स number of ATPs are produced during the aerobic respiration in the presence of oxygen. But जब यहाँ पर एब्सेंट होती है ऑक्सीजन, यानी कि लैक होती है ऑक्सीजन की, तो उस केस में जो एटीपी प्रोड्यूस होती हैं वो कितनी है? 2। तो आपको याद रखना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाए तो एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। तो आपने सीखा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या एनारोबिक? आपको पता है एरोबिक। क्यों एरोबिक? बिकॉज यू नो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक का मतलब क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ पाएंगे आप? तो आइए समझते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर एक बोर्ड के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट टू डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज़ ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 2 डिफरेंट वेज बताएं। 2 डिफरेंट, यहाँ वेज की जगह वो पाथवे भी लिख सकते हैं, वेज मीन्स पाथवेज ही। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो 2 अलग कौन से पाथवे हैं जिससे ग्लूकोज इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी। कहाँ पर? जिससे कि ग्लूकोज कन्वर्ट किया जाएगा और क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी। कहाँ पर? ह्यूमन बॉडी में। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस। यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिलते हैं ये बताने के कि कौन से 2 रिएक्शंस हैं, और फिर 1 मार्क्स मिलते हैं कौन से प्रोडक्ट हैं। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। कैन यू टेल मी? स्टूडेंट्स बताएं आप लोग कि यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए। अब आपको पता है यहाँ पर क्लियरली कि ईस्ट में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिएक्शन हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पाथवे को जो टॉप पे दिया हुआ है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट वाला, यानी कि इथेनॉल प्रोडक्शन, इसे तो हम लिख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते आप? क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? ईस्ट में। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो इथेनॉल तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो फिर अपन क्या लिखेंगे? दीज 2 पाथवेज, लैक्टिक एसिड एंड CO2। तो आपको क्या बताना था? यहाँ पर 2 पाथवे कौन कौन से हैं? एक तो पायरुवेट से जो हमारा ये लैक्टिक एसिड बन रहा है, देख पा रहे होंगे। दूसरा इसी पायरुवेट से क्या बन जा रही है? कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड। मसल सेल्स किसकी मसल सेल्स हैं? ह्यूमन बॉडी की। माइटोकॉन्ड्रिया किसका है? ह्यूमन बॉडी का। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन और साथ साथ में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों प्रोसेसेस कहाँ पर हो रही हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर। आई होप दिस टाइम ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज़ क्लियर। तो एक बार जल्दी से वीडियो को कंपाइल कर लेते हैं और फिर मूव आउट करते हैं। तो आइए जल्दी से तेज़ी से चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने समझा ग्लूकोज इज़ ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी सेल्स टू रिलीज़ द एनर्जी। एनर्जी रिलीज़ करने के लिए ये एनर्जी क्या है? ATP हैं। ये ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं स्टूडेंट्स? सिर्फ 6 कार्बन कंपाउंड। और जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है या फिर ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस स्टूडेंट कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक, जबकि यहाँ पर क्या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है? इट डज़ नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। अच्छा ये बताओ, जब ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो ये एरोबिक है या एनारोबिक है? एक्सेलेंट, इट इज़ एनारोबिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? एनारोबिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर यहाँ पर है, जैसा कि आपको पता ही है कि ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड में। अच्छा देखिए, आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर करोगे। अगर एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो 2 ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होंगे? ऑब्वियस सी बात है, बता पाएंगे आप लोग? एक ग्लूकोज से 2, तो 2 से कितने हो जाएंगे? 4। कैसे बता रहे हैं आप? क्योंकि एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 कार्बन। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि
4 ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? आप बता पाएंगे? 4 ग्लूकोज जस्ट डबल हो जाएगा पायरुविक एसिड, बिकॉज एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं और ग्लूकोज में 6। तो सिमिलरली 4 ग्लूकोज से 4 2 जा 8 पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस्ड। पायरुविक एसिड का केमिकल फार्मूला याद रखेंगे, CH3COCOOH। अगर यहाँ से इस CO को हम रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। कई बार आपसे पूछा जाता है एसिटिक एसिड का फार्मूला, तो आप बता पाएंगे CH3COOH। CH3COOH इज़ अ केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। बट CH3 में अगर आपने इस CO को भी ऐड कर दिया है, यानी कि CH3COCOOH, तो इसे हम क्या बोलते हैं? 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। तो ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस में हमें 4 ATP और 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसी को मैंने इस पिक्टोरियल डायग्राम से आपको बेहतर समझाने के लिए बनाया हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने समझा कि ये जो ATP है या फिर NADH2 हैं, इनसे जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को यूज़ किया जाएगा सेल के मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, यहाँ पर इसके 3 डिफरेंट वेज हो सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर रिएक्शन हो रही है? ईस्ट में और ह्यूमन की मसल सेल्स में। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, ईस्ट में किसका फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स? इथेनॉल का। और मसल्स में किसका फॉर्मेशन होगा? लैक्टिक एसिड का। बट अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पर क्रेब्स साइकिल होगी, तो क्या प्रोड्यूस होगी? CO2। मतलब कि ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट और यू कैन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। एज अ रिजल्ट वी गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम देयर ब्रेकडाउन और यू कैन से कैटाबोलिक प्रोसेसेस। आई होप स्टूडेंट्स आपको बेहतर तरीके से सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट डे अपन मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। गुड लक, टेक केयर स्टूडेंट्स।